नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। लखनऊ से आपके लिए लेके हाजिर हूं देश प्रदेश। और इस कार्यक्रम में हमारा साथ दे रहे हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी परिमल कुमार। यूपी के चुनाव में अब भगवान कृष्ण की भी एंट्री हो गई है। पहले बीजेपी के नेता कृष्ण जन्मस्थान पे मंदिर का मुद्दा उठा रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण उन्हें सपने में बता रहे हैं कि वो किस सीट से चुनाव लड़ें। बीजेपी के सांसद, राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह का ये कहना है कि सपने में भगवान कृष्ण ने आकर उनसे कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी नगरी मथुरा से चुनाव लड़ें। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण तो उन्हें सपने में ये बता रहे हैं कि अगली सरकार यूपी में उनकी आने वाली है। वो कृष्ण जो सारी दुनिया में पूजे जाते हैं, वो कृष्ण जो दुनिया को जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा देते हैं, वो कृष्ण जिनकी मोहब्बत और अकीदत धर्मों और मुल्कों के आर पार जाती है, वो कृष्ण जिनके गीत उर्दू और फारसी में मुसलमान गाते हैं, वो कृष्ण जिनकी भक्ति सारी दुनिया से यीशु के मानने वालों को यहाँ खींच लाती है, वो कृष्ण जिनकी मोहब्बत में अफगानिस्तान के पश्तून कबीले का एक मुसलमान सैयद इब्राहिम वृंदावन आके रसखान बन जाता है। अब वो बीजेपी नेताओं को बता रहे हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ें। उनका दावा यही है। मुझे रात्रि को 2 बार मुझे स्वप्न आया कि आदरणीय योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए, और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण स्वयं मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ का काम करूं आदरणीय श्रद्धेय भगवान कृष्ण के बीच में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में। मैंने उनकी आज्ञा का, उनके निर्देश का पालन करते हुए प्रातःकाल पत्र लिखा है कि आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को। इसके बाद राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक खत भी लिखा, जिसमें लिखा कि ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि श्रद्धेय योगी जी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़ें, और यह पत्र मुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखने के लिए प्रेरित किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब मीडिया ने हरिनाथ यादव के बारे में सवाल पूछा तो उनका जवाब कुछ यूं था। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में अपनी एक सभा में अखिलेश के जवाब का भी जवाब दिया। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए। समाजशास्त्री मानते हैं कि एक धार्मिक समाज में धर्म किसी कौम को जोड़ने में गोंद सा काम करता है। इसीलिए काफी पहले से चुनावों में हिंदू वोट एकजुट करने के लिए देवी देवताओं और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल होता रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या में दीपोत्सव में कहा था कि इस बार कार सेवा होगी तो कार सेवकों पे गोली नहीं बल्कि फूल बरसेंगे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया था कि यह कार सेवा कहां होगी। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे कुछ अतिवादियों ने मथुरा में ईदगाह में भगवान कृष्ण के जलाभिषेक की घोषणा की थी। इसे मथुरा में तनाव था। ऐसे तनाव के वक्त डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट किया कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। तमाम ऐसे साधु संत भी हैं जिनका मानना है कि भगवान और देवी देवताओं को चुनावी राजनीति में घसीटना उनको छोटा करना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान कभी किसी के सपने में आकर यह नहीं कहते कि कोई व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़े या वहां से चुनाव लड़े। भगवान सबके हैं। भगवान श्रद्धा और भक्ति में विश्वास रखते हैं। जो श्रद्धा रखता है भगवान उस पर कृपा करते हैं।
इसलिए भगवान को राजनीति में ना घसीटा जाए। ये तो पता था कि प्रशांत किशोर और उनकी एजेंसी राजनीतिक दलों और नेताओं को बताते हैं कि वो प्रचार कैसे करें, रैली किस तरह करें, किस सीट से चुनाव लड़ें ताकि जीत जाएं। ये पहली बार पता चला कि भगवान भी सपने में आकर बता रहे हैं कि कौन सा नेता किस सीट से चुनाव लड़े। कई लोग कह रहे हैं कि भगवान अपना काम कर रहे हैं, कृपया प्रशांत किशोर को उनका काम करने दें, उनकी रोजी रोटी ना छीनें। अयोध्या में प्रमोद, मथुरा में सौरभ गौतम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी से उनका कोई मनमुटाव नहीं, वो पंजाब का चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। साथ में सिद्धू ने यह भी कहा कि वो राहुल और प्रियंका के सिपाही हैं, हमेशा कांग्रेस में बने रहेंगे। देखिए इस बातचीत का कुछ हिस्सा। जब आपका कैप्टन विरोधियों के हाथ की कठपुतली बन जाए, जब वो अपनी जान बचाने के लिए, जैकरंडा ट्रस्ट से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए कांग्रेस को बेचे, पंजाब को बेचे, धंधा करने के लिए अपने विरोधियों, अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिला के 75-25 खेले, तो फिर वो कैप्टन नहीं है, गद्दार है, बाउंसर उसके पल्ले ही नहीं है, चला हुआ कारतूस आदमी है। फोका पटाखा है, पटास खत्म। नवजोत सिंह सिद्धू ने सत्ता छोड़ी, किसी ने सरपंची छोड़ी, वो बताओ। सिद्धू जब बीजेपी को छोड़ के गया, 6 साल की राज्यसभा छोड़ी, एक बंदा बताओ। घर का बेधी तो लंका ढा गया। कैप्टन के पल्ले कुछ नहीं है, कैप्टन का किरदार खत्म हो गया। कैप्टन एक बिका हुआ आदमी लगता है आज। सिद्धू ने अपनों के खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं बोला। अगर कोई मेरा नाम बोल के हेडलाइन बनानी चाहे बनाए। बीजेपी ने एक फरमान जारी किया है, एक ऑफिस उन्होंने खोला है जलंधर में, तो उन्होंने कहा है कि या तो करेंगे अंदर ईडी से, या आ जाओ हमारे ऑफिस जलंधर, अंदर या जलंधर। तो जिनको कहते हैं ना जलंधर कि तेरे ऊपर 2000 का वो है, फिर उससे कहते हैं बोल सिद्धू के खिलाफ। नहीं जीतना इन लोगों ने रंग में भंग डालनी है। जैसे बादल समंदर में से पानी लेता है मनोरंजन भारती साहब, और फिर धरती पे बरसा के नदियों द्वारा 3-4 गुना उसे वापस करता है। तो वही हमारी डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू कोई घपला वपला किया होता तो ईडी ठोक देती। ये बात मैं भी मानता हूँ कि कोई, अरे सर साहब आप ईमानदार हो, ये बात सब जानते हैं। तो फिर इसीलिए तो नवजोत सिंह सिद्धू बोलता है और कुंडा खोलता है, पोल भी खोलता है। पंजाब के लोग तय करेंगे कि धरती पुत्र कौन होगा। ये धरती, पंजाब की धरती, इस 25 साल के जुल्म के बाद इतनी सयानी हो गई है कि अपना वारिस खुद चुनेगी, हाईकमान तय करेगी। मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इन दोनों का सिपाही हूँ और सारी उम्र रहूंगा। ये मुझे पता है। हाँ, सारी उम्र रहूंगा, अनकंडीशनली रहूंगा, लेकिन मैं पंजाब के साथ द्रोह नहीं करूंगा। सुरखरू होता है इंसान फतेह आने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। और राहुल गांधी, मैं आपको लिख के देता हूं, खरा सोना है 24 कैरेट। प्रियंका जी, आग में भी डालोगे काले नहीं होंगे, और चमकेंगे और दमकेंगे, कुंदन बनेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उधर राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ किया कि लॉकडाउन जैसी स्थिति फिलहाल नहीं। देखिए रिपोर्ट। मेट्रो के बाहर ऐसी भीड़ अब देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि बस और मेट्रो 100% क्षमता के साथ चलेगी, लेकिन बिना मास्क के लोग सफर नहीं कर पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तय किया गया कि शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा। सभी सरकारी दफ्तर में जरूरी कामों को छोड़कर बाकी सब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों में आधी क्षमता पर काम की इजाजत होगी। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल जरूरत पर ही बाहर निकलें। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि घबराएं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 8 जनवरी तक दिल्ली में हर दिन 8 से 9 हजार मामले आ सकते हैं। 15 जनवरी तक ये बढ़कर 20 से 25 हजार हर दिन हो सकते हैं। पर दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को फिलहाल खारिज किया है। क्लियर कट कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा फॉर द टाइम भी। सर, आज संक्रमण दर कितनी दर्ज होगी? लगभग 8.5% के आसपास। 8.5%। और मामले आएंगे 5,500 के आसपास। 5,500 के आसपास। वैसे शनिवार इतवार की बंदी के फैसले से ही मजदूर चिंतित हैं। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं।
तो दिक्कत आ जाएगी इन दोनों तो आएगी। आज क्या खाएगा इंसान? फिर परिवार हमारा यही है, माँ बाप बच्चे हैं, और कुछ पैसा जोड़ के भी नहीं, कुछ पैसा जोड़ के भी नहीं रखा सर हमने। तो कर्जा भी ले लेके दिया हमने, यानी खर्चा चलाया कर्जा ले लेके। अब प्रॉब्लम हो रही है और खर्चा भी देना है जैसे लिया है। फिलहाल डेल्टा भी है और ओमिक्रॉन वेरिएंट भी। कोताही लापरवाही भारी पड़ सकती है। महामारी से इस लड़ाई में कुछ सख्त फैसले सरकार ले रही है, कुछ समझदारी के फैसले हमें भी लेने होंगे। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बड़े पैमाने पर शादियों पर असर डाला है। इस साल जनवरी से लेकर मार्च के बीच में तकरीबन 30 लाख शादियां होनी हैं, लेकिन कोरोना ने उनका बजट बिगाड़ दिया है। आइए देखते हैं रवीश रंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट। दिल्ली के प्रीत विहार में रहने वाले रजत कुमार की बेटी की शादी 23 जनवरी को है। बैंक्वेट हॉल बुक करा दिया था, लेकिन कोरोना की वजह से हॉल बंद हो चुके हैं। अब वो यूपी में बैंक्वेट हॉल खोज रहे हैं ताकि बेटी की शादी हो पाए। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं इस मोमेंट पर कहाँ जाऊँ, जबकि मैं ऑलरेडी अपना सब अरेंजमेंट दे चुका हूँ, अपने मेहमानों को सबको इनविटेशन कार्ड दे करके बुला चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे बराबर में यूपी यहाँ सिर्फ 500 गज दूरी पे, जहाँ पर 200 लोगों की व्यवस्था अभी भी अलाउ है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 20 आदमी के लिए कैसे अपने फंक्शंस में, जबकि 20 मेंबर तो हमारी फैमिली के अंदर ही हो जाते हैं। दिल्ली में 1000 से ज्यादा बैंक्वेट हॉल और टेंट हाउस हैं। कड़कड़डूमा में गुरमीत बैंक्वेट हॉल में मंगलवार को जन्मदिन पार्टी थी, लेकिन सन्नाटा छाया है। 9 जनवरी को भी शादी की बुकिंग है, लेकिन अब जनवरी तक शादियों के लिए फिलहाल बैंक्वेट हॉल को बंद कर दिया गया है। पिछले 2 सालों से पूरी ये इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, तो दिल्ली सरकार से मेरी अपील रहेगी कि बैंक्वेट की इंडस्ट्री को बर्बाद ना किया जाए। कृपया करके इसकी थोड़ी गैदरिंग के लिए खोला जाए। उधर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दावा है कि जनवरी से लेकर मार्च तक में देश भर में हो रही करीब 30 लाख शादियों पर कोरोना का असर होगा। इससे बैंक्वेट हॉल, होटल, फूल और टेंट हाउस से जुड़े कारोबारों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच उन लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है जो शादी की तैयारी कर चुके हैं और कई जगहों पर एडवांस पैसा भी दे दिया है। 2 साल के बाद में शादी करने और शादी कराने वालों को इस साल अच्छे की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पर सोचिए, जिन लोगों ने कोरोना के चलते अपनी शादियां टाली हैं या जिनके प्री बुकिंग के पैसे डूब गए, वो जब राजनीतिक पार्टियों की भीड़ को देखते होंगे तो उन पर क्या गुजरती होगी। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि बुल्लीबाई कांड में कौन हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इस चुनावी दौर में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी का दौर जो है वो बढ़ चला है। मंगलवार को आयकर विभाग ने दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट बड़े कारोबारी और आगरा के 3 जूतों के कारोबारियों के यहाँ छापा मारा। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी हैं। दिल्ली और एनसीआर के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी अजय चौधरी के दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा और बागपत के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई। उनके एस ग्रुप के तमाम दफ्तरों पर भी छापे पड़े। ये नोएडा सेक्टर 126 में एस ग्रुप का कॉरपोरेट ऑफिस है, जहां आईटी अधिकारी नोएडा पुलिस की सुरक्षा लेकर पहुंचे। 2010 में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने वाले अजय चौधरी को सपा का नजदीकी माना जाता है। दिल्ली और एनसीआर में उनके कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्या कहना है, जांच एजेंसियां हैं, किसी ने अगर कोई गलत किया होगा तो जांच एजेंसियां जांच करती हैं, गलत चीज पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। अगर कोई जांच में गलत नहीं पाया जाता है तो जैसे छापे पड़ते हैं, छापे के बाद कार्रवाई समाप्त हो जाती है। लेकिन यह सही है कि आजकल समाजवादी पार्टी के लोग घबराते जल्दी हैं कि ये कहाँ इत्र में सुगंध आ रही थी, उसकी दुर्गंध पूरे प्रदेश में फैल गई। आयकर विभाग ने आगरा शहर के 3 बड़े शू एक्सपोर्टरों मनु अलग, मानसी चंद्रा और विजय आहूजा के ठिकानों पर भी छापेमारी की। मनु अलग को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। अभी कुछ महीने पहले ही अखिलेश यादव
मनु अलहक की मां के निधन के बाद उनके घर भी आए थे। हालांकि इन तीनों के यहाँ छापेमारी में क्या निकला, इसे लेकर आयकर विभाग का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उधर समाजवादी पार्टी से एमएलसी पंपी जैन के यहाँ 31 दिसंबर से रेड जारी है। कन्नौज के बाद उनकी कानपुर की फैक्ट्री और दफ्तर में भी आयकर विभाग की छापेमारी हुई। पंपी जैन को आयकर विभाग की टीम उनके बहनोई अनूप जैन के घर भी ले गई। सब शांति है, बढ़िया है। कुछ कॉन्फ्रेंस करेंगे या सब बढ़िया, हम बता देंगे, सबको बता देंगे। कुछ मिला है सर? अरे आप 1-2 दिन बाद आइए, सब कुछ बताएंगे आप। पंपी जैन कहाँ है सर? पंपी जैन हम लोग घर पर हैं यहाँ। सुकून से है सर? सब कोई परेशानी है सर? यूपी चुनाव से ठीक पहले छापेमारी पर राजनीतिक नोकझोंक जारी है। हालांकि किसी भी रेड पर आयकर विभाग का आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग कारोबारियों पर आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इन छापेमारी को अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से भुना रहे हैं। अब देखना होगा कि इन छापेमारी से निकलता क्या है। लखनऊ में अपने सहयोगी कमाल खान के साथ नोएडा से मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई पुलिस ने बुल्ली बाई ऐप के सिलसिले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम विशाल झा है, जिसे बेंगलुरु से मुंबई लाया गया है। इस मामले में एक महिला भी संदिग्ध आरोपी है, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। आइए देखते हैं सुनील सिंह की यह रिपोर्ट। ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाने वाले आरोपियों में से एक विशाल कुमार 10 जनवरी तक रिमांड पर दे दिया गया है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल इसे बेंगलुरु से पकड़ कर लाई। पुलिस के मुताबिक विशाल इंजीनियरिंग का छात्र है, लेकिन बुली ऐप पर कंटेंट अपलोड करने का काम भी करता था और मुख्य आरोपी के संपर्क में था। इस मामले में शिकायतकर्ता महिला सिद्रा पटेल का कहना है कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि बड़ी साजिश का हिस्सा है। अगर आप देखेंगे जो 100+ विमेन हैं, सारे मुस्लिम हैं, सारे आउटस्पोकन हैं, सारे अपना पॉलिटिकल ओपिनियन रखने नहीं डरती हैं, सारों इस सरकार को क्वेश्चन करती हैं। तो मकसद डेफिनेटली था कि उनको एक ह्यूमिलेशन हो, साइलेंसिंग हो, और ये इसलिए हुआ है बिकॉज जब सुली डील्स हुआ था तभी कोई टाइमली इंटरवेंशन नहीं लिया गया था, तो एक सॉर्ट ऑफ एम्बोल्डन हो गया है। एंड आई डोंट इवन, मुझे ऐड भी नहीं करना पड़ेगा कि एक हेट का जो इकोसिस्टम है वो इसी का, ये कुछ सेपरेट आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, वो जो एंटी मुस्लिम बिगेटरी का आजकल माहौल है उसी का ये एक हिस्सा है। बुलीबाई नाम के ऐप मामले में दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से पीड़ित महिलाएं सामने आई हैं। आरोप है कि उनकी तस्वीर और जानकारी अपलोड कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। आरोप है कि बुलीबाई ऐप पर महिलाओं की बोली लगाई जाती है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और मुंबई एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक भी ये मामला उठा चुके हैं। मामले में एक महिला भी शक के दायरे में है। पुलिस ने उसे उत्तराखंड से हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि ये महिला मुख्य साजिशकर्ता हो सकती है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महारिक से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।